उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को पेश किया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार छठी बार बजट पेश किया। बजट पेश करने के पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से भी मुखातिब हुए। सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। आम जनता के लिए शासन और प्रशासन सुलभ बनाए गए हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने सूझबूझ के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि 3 जून को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए 75,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि यूपी का बजट 6,15,000 करोड़ रुपए का है और 5,90,000 करोड़ रुपए आय का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने अगले 5 साल में 4.5 लाख भर्तियां करने की घोषणा की। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा में 7,540 और मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी बात यह है कि वाराणसी और गोरखपुर को मेट्रो की सौगात दी जाएगी। उन्होंने बताया कि लखनऊ और वाराणसी में वर्तमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा कुशीनगर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित किया गया है। जेवर और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकसित होने के साथ ही यूपी देश का पहला राज्य बनेगा जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। राज्य में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है। हर जिले में अभ्युदय योजना का विस्तार किया जाएगा। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी योजना लागू करने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही 10,300 महिला बीट में सिपाही तैनात करने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर भी जोर दिया। किसानों के लिए लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की घोषणा की गई। योगी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने की घोषणा भी की। राज्य के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 95 करोड़ की लागत से वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। 300 करोड़ की लागत से 18 मंडलों में आवासीय स्कूल बनेंगे। इसके साथ ही महिलाओं की मदद करने के लिए लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला पीएससी बटालियन की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण भी कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने कल राज्यसभा के लिए 3 नामों का ऐलान किया था। कपिल सिब्बल, डिंपल यादव और जावेद अली खान। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने अपना नामांकन भी भर दिया है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट में बदलाव करते हुए डिंपल यादव को रिप्लेस कर दिया। अब उनकी जगह आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का नाम फाइनल किया गया है। आज सुबह अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को फोन करके ये जानकारी दी। साथ ही समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने भी ये जानकारी साझा की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले चर्चा थी कि डिंपल यादव को राज्यसभा भेजा जाएगा और उनका नाम लगभग फाइनल भी था। लेकिन इससे जयंत चौधरी नाराज थे, जिसके चलते सपा को अपना निर्णय बदलना पड़ा और अब डिंपल यादव की जगह जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया है। वह सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। वहीं चर्चा है कि डिंपल यादव अब आजमगढ़ लोकसभा सीट उपचुनाव लड़ सकती हैं। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है। प्रदेश में सपा 3 उम्मीदवारों को आसानी से राज्यसभा भेजने की स्थिति में है, जिनमें कल सपा ने निर्दलीय के तौर पर जाने माने वकील कपिल सिब्बल का नामांकन भरवाया है। वहीं आज जयंत चौधरी के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और शिवसेना के नेता अनिल परब पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अनिल परब से जुड़े मुंबई और पुणे स्थित 7 ठिकानों पर गुरुवार को ईडी ने छापे मारे। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। ये छापे पुणे, मुंबई, दपोली में मारे गए हैं। बता दें कि ईडी ने मंत्री अनिल परब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जिसके बाद अनिल परब के पुणे, मुंबई और दपोली में परब के आवास सहित 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इससे पहले अनिल परब से पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े एक दूसरे मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। हाल ही में अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने सीबीआई को मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ शिकायत दी थी। नवनीत राणा का आरोप है कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान मुंबई पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। नवनीत राणा के मुताबिक उनकी शिकायत सीबीआई ने ले ली है। उद्धव सरकार के 2 मंत्री पहले ही जेल जा चुके हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल परब की भी गिरफ्तारी हो सकती है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई रत्नागिरी जिले के तटीय दपोली इलाके में जमीन से जुड़ी अनियमितताओं समेत अन्य आरोपों को लेकर की गई है। बताया जा रहा है कि 2017 में अनिल परब पर 1 करोड़ की जमीन खरीद के हेराफेरी का आरोप था।
इसके साथ ही ईडी कुछ अन्य आरोपों की भी जांच कर रही है। आरोप है कि इस जमीन को बाद में मुंबई के केबल ऑपरेटर सदानंद कदम को 2020 में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेच दिया गया था। इस बीच इस जमीन पर 2017 से 2020 तक एक रिजॉर्ट बनाया गया। झारखंड में इन दिनों केंद्रीय जांच एजेंसियां कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। पहले आईएएस पूजा सिंघल पर सीबीआई ने कार्रवाई करके गिरफ्तार किया। अब प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तिर्की पर छापा साल 2011 में हुए राष्ट्रीय खेलों के घोटाले को लेकर मारा गया है। सीबीआई सुबह से ही पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के रांची आवास पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों की माने तो सीबीआई की ओर से खेल घोटाले को लेकर हाल ही में 2 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पहला मामला मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में गड़बड़ी से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला खेल आयोजन से जुड़े घपले का है। बता दें कि इससे पहले इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही थी, जिसमें पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की जेल भी जा चुके हैं। उनके खिलाफ एसीबी ने चार्जशीट भी दाखिल की थी। हाल ही में बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। बता दें कि बंधु तिर्की रांची जिले के मंधार विधानसभा क्षेत्र से एमएलए चुने गए थे। हालांकि नेशनल गेम्स में जेल भोगने वाले बंधु तिर्की की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। झारखंड के नेशनल गेम्स घोटाले में सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। रांची के एंटी करप्शन ब्यूरो में 22 अप्रैल को 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। 34वां नेशनल गेम्स झारखंड में साल 2011 में 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में हुआ था। राष्ट्रीय खेल के आयोजन में 28 करोड़ 34 लाख रुपए के घपले का आरोप है। बिना टेंडर खेल सामान की ऊंची कीमत पर खरीद का आरोप है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में अनियमितता का मामला है। 206 करोड़ की जगह गेम्स का बजट 424 करोड़ किया गया था। नेशनल गेम्स घोटाले में फंसे पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का बेजा इस्तेमाल किया था। धनबाद में 2 स्क्वैश कोर्ट के निर्माण में अनियमितता की गई थी। स्क्वैश कोर्ट बनाने के लिए मुंबई की एक कंपनी को ठेका दिया गया था। कंपनी जायरेक्स एंटरप्राइजेज को स्क्वैश कोर्ट बनाने का ठेका दिया गया था। कंपनी ने 1 करोड़ 44 लाख 32 हजार रुपए का एस्टिमेट दिया। मंत्री रहते हुए बंधु तिर्की ने 20 अक्टूबर 2008 को अनुमति दी थी। पद का दुरुपयोग करके कंपनी को एडवांस में 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। नेशनल गेम्स होने के 11 साल बाद एक्टिव हुई सीबीआई के बारे में कहा जा रहा है कि खेल घोटाले से जुड़े मामले में देश भर में करीब 18 जगह पर छापेमारी की जा रही है। पटना से सीबीआई की टीम रांची में छापेमारी करने पहुंची है। सीबीआई को लगातार दिल्ली हेडक्वार्टर से निर्देश दिए जा रहे हैं। छापेमारी में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के अलावा घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के बारे में कहा जा रहा है कि वो फिलहाल दिल्ली में हैं। उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद मांडर विधानसभा सीट में 23 जून को उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सीबीआई ने उनके खिलाफ केस खोल दिया है। देश में कोरोना से जंग अब भी जारी है। हर रोज कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में 2000 से कम मामले सामने आने के बाद करीब 1 सप्ताह से भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2628 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जो बीते कल के मुकाबले 23.7% ज्यादा है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 4,31,44,820 हो गई है। वहीं इस दौरान कोरोना वायरस से 18 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,24,525 हो गई है, जबकि अभी तक कुल 4,26,04,881 लोग इस वायरस को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,167 लोग कोरोना वायरस से सही हुए हैं। इस समय देश में एक्टिव केसों की संख्या 15,414 पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर कातिल होने लगा है। दिल्ली में न केवल कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, बल्कि इससे जान गंवाने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को 1.89% की सकारात्मकता दर के साथ 425 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 है।
425 नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या दिल्ली में बढ़कर 19,04,664 हो गई है। वहीं इस बीच केंद्र सरकार की ओर से तेजी के साथ देश में कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान भी जारी है। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 13,13,687 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अब तक कुल 192,82,03,555 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के 2 साल बाद भी दुनिया भर में हर जगह कोविड-19 के हजारों मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि बीते सालों के मुकाबले भारत में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी जा रही है, लेकिन ये वक्त लापरवाही बरतने का नहीं है, बल्कि कोरोना के नियमों का पालन कर खुद और परिवार को सुरक्षित रखने का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।